जोहार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच झारखंड का 4th प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हूं। चलिए आज के सेशन को बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लोकगीतों को सुमेलित करें। किसके बारे में है दोस्तों? लोकगीतों के बारे में है ना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट आपका है सरहुल। क्या सरहुल कौन सी लोकगीत से संबंधित है? जापी कौन सा लोकगीत से है? वीर सोरेन, अड़ंदी, इन चारों को आपको मैच करना है दोस्तों। तो ये ध्यान दें, हम लोग शुरू करते हैं। सरहुल जो है वह आपका किससे है? तो ये आपका बसंत गीत है ना। और जापी जो है वह आपका क्या है? तो वह शिकार संबंधी गीत है दोस्तों। और वीर सोरेन जो है वह आपका जंगल के गीत है। और अड़ंदी जो है वह आपका विवाह गीत है दोस्तों। यहाँ से आपका जो 4 प्रश्न है बन रहा है, और ये चारों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहीं ना कहीं इन सभी का अलग अलग करके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, हमने यहाँ पर एक साथ लिया है दोस्तों, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट का आपका 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद सेकेंड का जो है वह आपका 4th हो जाएगा। थर्ड का है वो आपका 2 होगा, और 4th का आपका 3 होगा। यानी इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सरहुल लोकगीत है वह आपका किस जनजाति से है संबंधित है ना। कोई किस जनजाति से आपका सरहुल? तो ये जो आपका है वह उरांव जनजाति से है दोस्तों। और ये वीर सोरेन जो है ये आपका संथाल जनजाति से है। किस जनजाति से? संथाल जनजाति से। और ये जो आपका है वह आपका जापी और अड़ंदी, ये दोनों जो है जापी और अड़ंदी, ये आपका मुंडा जनजाति से है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, आपका ये भी अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सरहुल लोकगीत किस जनजाति से है। तो ध्यान रखेंगे, सरहुल एक पर्व भी है, और यहाँ हम लोग लोकगीत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सरहुल आपका उरांव जनजाति से है, वीर सोरेन आपका संथाल जनजाति से है, और जापी और अड़ंदी जो है वो आपका मुंडा जनजाति से है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमकच क्या है ना। ये डोमकच कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों। ये डोमकच क्या है? क्या ये विवाह गीत है? क्या ये जन्म संस्कार गीत है? क्या ये फसल गीत है? क्या ये कर्मा के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है? तो ध्यान देंगे, डोमकच जो है वह क्या है? तो एक आपका विवाह गीत है दोस्तों, है ना। और आपके डोमकच जो है एक आपका विवाह गीत भी है, आपका नृत्य भी है, और लोक नाट्य भी है। आपको मैंने लोक नाट्य में बताया था डोमकच के बारे में कि ये महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और यहाँ पे डोमकच में जो है हास परिहास काफ़ी देखने को मिलता है। इसमें जो है इसीलिए पुरुषों को देखने की मनाही होती है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, डोमकच एक आपका लोक नृत्य भी है, और एक आपका लोक नाट्य भी है, और एक आपका लोक गीत भी है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, डोमकच यहाँ क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका विवाह गीत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार है ना असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है ना। तो ध्यान देंगे, किस जनजाति के बारे में बात कर रहा है? तो वो आपका असुर जनजाति के बारे में बात कर रहा है। और कहता है लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पहला जो ऑप्शन है वह है आपका कुर्सी, उसके बाद है आपका सकरात, उसके बाद है एरोक, उसके बाद है दोस्तों बाहा। तो ध्यान दें, कौन सा इसमें जो आपका है वह आपका लोहा गलाने के उद्योग के उन्नति हेतु मनाया जाता है। तो उसका जो आपका आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और आपने अगर यहां पे इसके बात करेंगे सकरात, ये एरोक, एक बाहा, तो आप सबसे पहले इसे कमेंट करके बताएं कि ये सभी जो पर्व है वह कौन महीने में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये जो आपका सकरात है वह आपका कौन महीने में? तो ये आपका पूस महीने में मनाया जाता है। एरोक आपका कौन से महीने में? तो ये आपका दोस्तों
दोस्तों आषाढ़ महीने में मनाया जाता है ना। कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो एरोक है ये महीना एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे ये आषाढ़ महीने में। और ये जो है वह ध्यान रखेंगे एरोक, ये सभी क्या है? एक तरह का पर्व है। तो ये जो आपका पर्व कब मनाया जाता है? तो आपको बताया था मैंने इससे पहले वीडियो में कि बीज बोने समय। क्या? तो ये आपका बीज बोने के समय है ना। तो बीज बोने के समय जो मनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोक बोलते हैं दोस्तों। और ये जो बाहा है, ये बाहा पर्व कौन सा जनजाति से संबंधित है? तो ये जो आपका है वह संथाल आपका जो है वह कौन सी जनजाति? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये संथाल जनजाति से संबंधित है ना। और ये कब मनाया जाता है? तो ये ध्यान देंगे आपका ये बाहा जो है आपका शुद्ध जल से खेले जाने वाली क्या है? होली है ना। शुद्ध जल से खेले जाने वाली होली जो होती है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को हम लोग बाहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहा बोलते हैं दोस्तों। तो इतना सारी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजला मेला है ना। ये VVI कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है हिजला मेला। मैंने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। जो मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है पहले सेट में और अभी जो हम लेकर के आए हैं सारा VVI क्वेश्चन है दोस्तों। या तो कहीं बार बार हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि या तो इन सभी प्रश्न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। चलिए यहाँ देखते हैं हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है। सो एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाता है कि हिजला मेला जो है वह आपका कहाँ लगता है। तो हिजला मेला कहाँ लगता है? तो वह लगता है आपका दोस्तों दुमका में। कहाँ लगता है? दुमका में। अगर आप सिर्फ इतना जान रहे हैं कि हिजला मेला अगर दुमका लगता है तो आप नदी को छाट सकते हैं दोस्तों है ना। तो नदी को आप आसानी से छाट सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये आपका दामोदर नदी है ये आपका कहाँ से निकलती है? तो ये आपका टोरी लातेहार से निकलती है। कहाँ से? तो टोरी लातेहार से निकलती है। स्वर रेखा कहाँ से निकलती है? तो ये मेरा नगड़ी रांची से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये मेरा नगड़ी रांची से निकलती है दोस्तों। और ये मीराछी जो नदी है ये मीराछी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? आप कमेंट करके बताएं ये मीराछी नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के कहाँ से निकलती है मीराछी नदी? उसके बाद एक है शंख नदी। और शंख नदी कहाँ से निकलती है? तो शंख नदी आपका है वो आपका कहाँ? तो ये आपका है गुमला से है ना। कहाँ आपका? गुमला से। तो बताइए यहाँ पर ये कहाँ की बात है? दुमका है ना। तो आप देखिए ऑप्शन से खुद छाट सकते हैं कि इसका जो आपका सही आंसर होगा वह क्या होगा। देखिए अगर इसको हम लोग मैप के माध्यम से अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग दामोदर नदी, स्वर रेखा नदी और म्योराछी नदी और शंख नदी को अगर हम देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये आपका टोरी के लातेहार से कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपका जो निकलती है वह आपका कौन सी नदी है? तो ये आपका दोस्तों दामोदर नदी है ना। कौन सी नदी? दामोदर नदी। स्वर रेखा जो है वह आपका कहाँ से निकलती है? तो ये आपका नगड़ी जो है वह रांची से निकलती है दोस्तों। और उसके बाद अगर बात करें एक शंख नदी कहाँ से निकलती है? तो शंख नदी जो है वह आपका गुमला से निकलती है दोस्तों। तो ये आपका कौन सी नदी है? ये आपका शंख नदी हो गया है ना। और ये आपका जो है वह स्वर रेखा, ये आपका स्वर रेखा नदी है। आप देख लीजिए ये तीन। तो बताइए क्या हिजला मेला दुमका में है? कहीं भी लग रहा है आपको कि दुमका कोई टच कर रही है ये तीन नदियां? तो यहां से आप बिल्कुल छाट सकते हैं। तो म्योराछी नदी कहां है? तो म्योराछी नदी ध्यान रखेंगे यहां आ रही है संथाल परगना दोस्तों। और संथाल परगना का ही एक जिला है, वह कौन सा जिला है? वह आपका दुमका जिला है। तो ध्यान रखेंगे यहां जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका म्योराछी नदी है ना। कौन सा नदी? म्योराछी नदी। चलिए आप ध्यान दिए होंगे। और अगर यहां पर हम लोग स्वर रेखा नदी के बारे में, दामोदर नदी के बारे में अगर और जानना चाहें तो दामोदर नदी यहां पे किन किन जिलों से होकर के गुजरती है ये आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। स्वर रेखा नदी जो यहां से रांची नगरी से निकलती है वह आपका ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है दोस्तों। तो यहां पे ध्यान रखेंगे दो चीज आप कमेंट करके बताएंगे दामोदर नदी किन किन जिलों से होकर के गुजरती है।
है और मीराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, ये आप जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कोहबर चित्रकारी और सोहराय चित्रकारी। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये दो चित्रकारी भी आपका भी आई है दोस्तों, यहां से एग्जामिनेशन में आता ही आता है ना। तो कोहबर चित्रकारी और सोहराय चित्रकारी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, इससे आगे बढ़ते क्या ऑप्शन में दिया है। कहता है कोहबर चित्रकारी में क्या देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकारी में प्रजापति का चित्रण किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ देवी का मतलब है सिक्की देवी, है ना। अगर ये देवी का भी बारे में पूछे तो ध्यान रखेंगे कोहबर चित्रकारी में किस देवी का चित्रण मिलता है, ये भी एग्जाम में आया है, तो सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है। जबकि आपका सोहराय चित्रकारी में आपका प्रजापति का चित्रण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड में दिया है क्या कोहबर चित्रकारी में स्त्री पुरुष, है ना, स्त्री पुरुष, जबकि सोहराय चित्रकारी में जंगली जीव जंतुओं का चित्रण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखेंगे कोहबर का मतलब ही होता है, कोह का मतलब होता है आपका क्या, तो कोह का मतलब होता है गुफा और वर का मतलब होता है वर, है ना। तो ध्यान रखेंगे वर वधु के से संबंधित जो गुफा में चित्र बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहबर बोलते हैं, है ना। और सोहराय में जो है वह जंगली जीव जंतुओं का चित्र बनाया जाता है। इस प्रकार से ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो यहां पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडी और ओपोर तिप्पी, है ना। अंडी और ओपोर तिप्पी नाम से प्रचलित विवाह, ये भी क्वेश्चन आता है कि अंडी और ओपोर तिप्पी क्या है। तो ये ध्यान रखेंगे क्या है दोस्तों, ये विवाह का नाम है और वह विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है ना। क्या बोला, किस समुदाय से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हो, सेकेंड है आपका पहाड़िया, थर्ड है आपका मुंडा और फोर्थ है आपका उरांव, है ना। तो ये अंडी और ओपोर तिप्पी जो है वह कौन सी जनजाति से संबंधित है, वह है दोस्तों आपका हो जनजाति। कौन जनजाति है, हो जनजाति। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाए तो हो जनजाति का केवां क्रम आता है दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि हो जनजाति का जनसंख्या के दृष्टिकोण से, है ना, किसकी दृष्टिकोण से, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से केवें नंबर पर आता है हो जनजाति। तो जैसा कि आपको मैंने एक ट्रिक बताया था वह है आपका सूमो, है ना, सूमो गाड़ी, है ना, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। और यहाँ सुमो का मतलब क्या था, तो यहाँ पे ये था सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या के मामले वह कौन सा जनजाति है, संथाल जनजाति। ये उरांव, ऊ मतलब क्या है, उरांव जनजाति। एम का मतलब क्या है, मुंडा जनजाति। और ओ का मतलब क्या है, ओ हो, है ना, हो जनजाति। तो केवा नंबर हो गया, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, है ना। यानी चौथी सबसे बड़ी जनजाति जो है वह झारखंड में जनसंख्या के मामले में कौन सा है, वह आपका हो जनजाति दोस्तों। कौन सी, हो जनजाति। आप ये ट्रिक याद रखेंगे, सुमो तो चाहे प्रथम पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, चतुर्थ पूछे, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है झारखंड के किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में, है ना, यहाँ रूप है, सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ना। सरल कारीगर के रूप में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका वह है असुर जनजाति, सेकेंड है महली जनजाति, थर्ड में आपका उरांव जनजाति और फोर्थ में आपका माल पहाड़िया जनजाति दोस्तों। तो इसका ध्यान देंगे, सरल कारीगर, है ना, सरल कारीगर के रूप में जाना जाने वाला जनजाति कौन सी है, तो वह है दोस्तों आपका महली जनजाति। कौन जनजाति, महली जनजाति, ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से, है ना, झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार, कितनी बार, वर्ष में 2 बार, कब कब, मार्च और नवंबर में मनाई जाती है दोस्तों। तो ये त्यौहार तो अभी हाल ही में हम लोग मनाए और उस त्यौहार का जो नाम है, उस त्यौहार का नाम है क्या, तो वह है आपका छठ पूजा। क्योंकि अभी जानते हैं कि अभी छठ पूजा कुछ दिन पहले समाप्त हुआ, अभी नवंबर में, तो वही ना बोला है, 1 मार्च और 1 नवंबर, तो अभी तो नवंबर में खत्म हुआ और एक और आपका
आपका चैती छठ होता है वो आपका मार्च में होता है, और एक आपका नवंबर में अभी हम लोग मनाए, तो वर्ष में कितनी बार? 2 बार। कौन सी पूजा? वह होगा दोस्तों आपका छठ पूजा, है ना। चलिए नेक्स्ट, कहता झारखंड का पलामू जिला, कौन सी जिला की बात किया है? पलामू जिला जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? क्या पलामू जिला ग्रेफाइट के लिए, डोलोमाइट के लिए, काइनाइट के लिए और एस्बेस्टस के लिए, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके बताएं कि ये काइनाइट जो है वह काइनाइट के लिए कौन सा जिला फेमस है दोस्तों। और इसकी चर्चा हमने इससे पहले वीडियो में किया था, और आपको मैंने बताया था एक था जगह आपका जोजो हातू, है ना। क्या था? जोजो हातू, जो आपका कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। और ये जोजो हातू जो पश्चिमी सिंहभूम में है वह किसके लिए प्रसिद्ध था? वह था आपका काइनाइट के लिए। किस चीज के? काइनाइट के लिए था। और यहाँ क्या पूछा? ग्रेफाइट के लिए। तो ग्रेफाइट के लिए जो जिला है वह कौन सा जिला है? तो वह आपका पलामू जिला है दोस्तों, जिसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है झारखंड के किस स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा, है ना, एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? किस उद्योग की स्थापना? एल्यूमिनियम आपका उद्योग की स्थापना एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा कहां की गई है? तो ध्यान रखेंगे यहां पे देखिए, मुरी रांची, धुरवा रांची, घाटशिला सिंहभूम, माराफारी बोकारो, है ना। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मुरी रांची। क्या हो जाएगा? देखिए अब रांची से खाली याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ धुरवा रांची दे रहा है, यहाँ मुरी रांची दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका मुरी रांची। और ये माराफारी जो बोकारो, आप जान रहे होंगे कि बोकारो स्टील सिटी जो है ना, बोकारो, तो ये जो आपका बोकारो स्टील सिटी की स्थापना जो है वह आपका कहां पर है? तो ये ध्यान रखेंगे माराफारी बोकारो में ही है दोस्तों। ध्यान रखेंगे ये बोकारो स्टील सिटी की स्थापना कहां पर? तो आपका बोकारो में। बोकारो में कहां? तो माराफारी जगह का नाम याद रखेंगे। और ये तो घाटशिला सिंहभूम आप जानते हैं किसके लिए है? तो ये आपका जो घाटशिला सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम की बात किया जाए तो ध्यान रखेंगे ये किसके लिए है? ये आपका तांबा के लिए फेमस है दोस्तों। किसके लिए? तांबा के लिए घाटशिला, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना, है ना। झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है? पहला ऑप्शन है तिलैया जल विद्युत परियोजना, मैथन जल विद्युत परियोजना, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना और ये कोनार जल विद्युत परियोजना, है ना। सबसे पहले आप बताइए ये सभी परियोजनाएं कौन कौन जिला में है ना। तो तिलैया जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका कोडरमा में। कहाँ है दोस्तों? ये आपका कोडरमा में है। मैथन आपका कहाँ पर है? तो ये आपका जो है वह आपका धनबाद जिला। कहाँ है आपका? तो धनबाद जिला। और स्वर्णरेखा परियोजना की अगर बात किया जाए तो ये तो आपका हो जाएगा सिंहभूम, है ना, सिंहभूम क्षेत्र हो जाएगा। और सिंहभूम में यहाँ पे, और उसके बाद अगर कोनार की बात किया जाए तो कोनार हो जाएगा आपका हजारीबाग। कहाँ हो जाएगा? हजारीबाग दोस्तों, कोनार जल विद्युत परियोजना। अब अगर बात करेंगे कौन नदी पर है, तब आप बताएं कि कोनार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका कोनार ही नदी पर है। किस नदी पर है? तो ये आपका दोस्तों आपका कोनार नदी। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना तो आपका स्वर्णरेखा एवं आपका खरकई नदी पर है। उसके बाद आपका तिलैया जल विद्युत परियोजना आपका कहां पर है? तो बराकर नदी। कौन सा नदी? बराकर नदी। तो तिलैया ध्यान रखेंगे ये आपका कौन सी नदी है? ये आपका बराकर है। और मैथन भी आपका कहां पर है? तो मैथन भी किस नदी पर है? तो ये आपका बराकर ही है दोस्तों, है ना। तो मैथन बराकर, तिलैया बराकर, स्वर्णरेखा खरकई और कोनार आपका कोनार नदी के किनारे। तो ध्यान रखेंगे यहां पूछा गया था कि प्रथम जल विद्युत परियोजना, और वो प्रथम जल विद्युत परियोजना का नाम है वह है आपका तिलैया जल विद्युत परियोजना। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है ना। सही को छांटना है। चलिए देखते हैं।
कहता है राज्य का औसत वार्षिक तापमान, है ना, राज्य का जो है वह औसत वार्षिक तापमान जो है वह आपका कितना है, क्या 30 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद दिया राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, क्या दामोदर नदी है। उसके बाद दिया है आपका कि थर्ड में राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, क्या आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है। फिर दिया है राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन, क्या वो आपका तालाब है। तो चलिए इसे बताया दोस्तों, ये 4 ऑप्शन में कौन आपका पूछा गया है सही है ना, कौन आपका 4 सही है। तो देखिए, क्या राज्य का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है? जी नहीं दोस्तों, राज्य का जो तापमान है वो कितना है आपका, तो ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस सही है ना, तो ये तो आपका गलत है। उसके बाद जो आपका दिया है वह आपका क्या राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है, ये आपका बिल्कुल सही है। राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, क्या दामोदर नदी घाटी परियोजना है, तो बिल्कुल सही है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी, वह आपका 1948 में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। फिर कहता है राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन, वह आपका तालाब नहीं है दोस्तों, वह आपका क्या है, तो कुआं है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि घर घर में जो है वह कुआं है और उसी से सिंचाई का सबसे ज़्यादा अधिक जो है वह किया जाता है, जिसके कारण जो है पारंपरिक अगर सिंचाई साधन बोलेंगे तो पारंपरिक में जो है आपका कौन है, वह आपका कुआं। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत है, तो जो ऑप्शन सही है वह आपका 2 और 3 है। इस प्रकार से जो यह सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के संदर्भ में कौन कथन सही है, क्या पूछा जा रहा है, कौन कथन सही है ना। चलिए देखते हैं, कहता है न्यूनतम वन आच्छादित जिला क्षेत्रफल के अनुसार क्या धनबाद है? जी नहीं दोस्तों, न्यूनतम वन आच्छादित जिला कहाँ है, सबसे कम कहाँ वन है, तो धनबाद नहीं, क्या है वो है आपका जामताड़ा, है ना। ये जामताड़ा जो है वह न्यूनतम वन आच्छादित जिला भी है और न्यूनतम वन आच्छादित जिला प्रतिशत में भी है। अगर प्रतिशत में बोले तब भी आपका जामताड़ा, और ऐसी न्यूनतम वन बोले तब भी आपका जामताड़ा होगा, है ना, ध्यान रखेंगे। और इसका मैंने शानदार ट्रिक बताया था याद करने के लिए आपको कि न्यूनतम 1% वाले 3 जिले मैंने बताया था, वह था आपका जामताड़ा, है ना, याद किए थे ना आप लोग। तो वहां पे क्या था, एक था आपका जामताड़ा, सेकेंड में था आपका देवघर और थर्ड में आपका क्या था, धनबाद, है ना। तो ध्यान रखेंगे दोनों में ये आपका जामताड़ा, देवघर और जो आपका है ये जामताड़ा, देवघर और धनबाद, ये न्यूनतम 1 में भी है और न्यूनतम 1% में भी है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे यहाँ धनबाद ना होकर क्या होगा, जामताड़ा। सर्वाधिक 1% वाला जिला क्या पश्चिमी सिंहभूम है, तो सर्वाधिक 1% वाला जो जिला है वह दोस्तों ये सर्वाधिक 1 वाला जिला है, प्रतिशत में नहीं। अगर प्रतिशत में बोले तो वह जिला है आपका, उस जिला का नाम क्या है, लातेहार। तो ध्यान देंगे यहां से सेपरेट क्वेश्चन एक एक करके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना। सारा एक साथ लेने का मेरा मकसद ये है कि एक ही क्वेश्चन में आपको कई प्रश्नों का हल जानने को मिले, है ना। इसीलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिया और इस तरीके से जेएसएससी से लेकर जेपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों। और सेपरेट तो पूछा ही जाता है ना। तो चलिए सर्वाधिक 1 आच्छादित जिला अगर बोलता तब तो पश्चिमी सिंहभूम होता, लेकिन यहां क्या बोल दिया, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कौन हो जाएगा, लातेहार। फिर कहता है न्यूनतम 1 आच्छादित जिला प्रतिशत में, देखिए यहां न्यूनतम जो है 1 आच्छादित जिला बोला था तो जामताड़ा था, प्रतिशत बोला प्रतिशत में भी जामताड़ा ही है, इसलिए ये सही आंसर है दोस्तों, है ना। उसके बाद राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात लोधा या बुढ़ाघाट जलप्रपात, जो कि बिल्कुल सही है, यानी आपका जो सही आंसर है 3 और 4। तो 3 और 4 यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है वह हो जाएगा सी आंसर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये है, कहता है कि निम्न में से कौन कथन जो है वह आपका सत्य है ना। क्या छाटना है, सत्य कौन है, चलिए देखते हैं। कहता है सिमडेगा जो है, सिमडेगा के बारे में, एकमात्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिमडेगा ये बिल्कुल सही है, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, है ना, दोनों को जो है वह स्पर्श करती है, ये सही आंसर है। उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश, बिहार एवं छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाला जिला गढ़वा है। क्या ये गढ़वा जिला यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों को टच करता है? तो ये भी आपका सही आंसर है दोस्तों, है ना। उसके बाद यह खुट्टी और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो खुट्टी और लोहरदगा है वह किसी भी क्या है, आपका किसी भी राज्य के साथ ये सीमा नहीं टच करता है दोस्तों। इस प्रकार जो आपका है वो आपका सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से सही क्या होगा? सभी सत्य है। क्योंकि आप जानते हैं जब अगर आप झारखंड इधर बनाते हैं तो झारखंड में ध्यान देंगे, ये मेरा झारखंड है ना, और आप सभी जानते हैं इधर मेरा क्या है, इधर मेरा वेस्ट बंगाल है ना, इधर आपका नीचे क्या है, तो ये आपका उड़ीसा है, इधर आपका क्या है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ है। यहाँ दोस्तों आपका यूपी है, यूपी टच कर जाता है, और ऊपर में आपका क्या है, तो ये आपका बिहार है दोस्तों। आप जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे बोला है सिमडेगा, ऐसा जिला जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा को जिला स्पर्श करता है। तो ध्यान रखें सिमडेगा क्या है, ये है दोस्तों आपका सिमडेगा। तो ध्यान दें ये बाउंड्री है ये, तो इधर आपका उड़ीसा है, इधर आपका छत्तीसगढ़ है, और ये अगर सिमडेगा है तो ये तो उड़ीसा को भी टच कर रहा है और ये आपका छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है, इसलिए ये तो ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर कहता है किसके बारे में? गढ़वा के बारे में। तो क्या गढ़वा जो है वो आपका 3 राज्य को टच करता है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कौन? गढ़वा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो है ये आपका गढ़वा है, तो ये आपका गढ़वा जो है वह आपका देखिए इधर तो आपका क्या है, छत्तीसगढ़ को टच करता है, इधर आपका यूपी को टच करता है, और इधर आपका बिहार को टच करता है। इस प्रकार कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही जिला है। उसके बाद आपका खुट्टी और लोहरदगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वह आपका खुट्टी आपका जो है रांची के नीचे जो है वह आपका खुट्टी यहाँ पे है, और इसके बाद क्या है लोहरदगा, तो सिमडेगा गुमला यहाँ पर आपका लोहरदगा है। तो ये दोनों जो है वह किसी भी राज्य को क्या है टच नहीं करता है। खुट्टी भी बीच में है, लोहरदगा भी बीच में है, किसी भी राज्य को नहीं टच करता, इसलिए सही आंसर हो जाएगा। ये भी सही आंसर, ये भी सही, यानी सभी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच कहता है रांची और हजारीबाग के पठार एक दूसरे से कौन अलग करती हैं, है ना। कौन नदी है जो आपका रांची और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग करती हैं? क्या वो नदी दामोदर नदी है, क्या शंख नदी है, क्या स्वर्णरेखा नदी है, क्या वो अजय नदी है? तो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे अगर ये बात करें ये आपका झारखंड है, तो ध्यान देंगे क्या बोला, कौन कौन पठार? रांची का पठार एवं हजारीबाग का पठार, है ना। तो रांची का पठार, तो ध्यान देंगे कहाँ है, तो ये आपका यहाँ से टोरी लातेहार से जो है ये मेरा कौन सी नदी निकलती है? ये मेरा दामोदर नदी है ना। और यहाँ पर ऊपर में जो है वह ध्यान रखेंगे निचला हजारीबाग पठार, है ना। तो निचला हजारीबाग पठार जो है और नीचे जो है वह ऊपरी हजारीबाग पठार है। कौन है? ऊपरी हजारीबाग पठार है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, है ना। ऊपर में है वो निचला हजारीबाग पठार है और नीचे जो है वो ऊपरी हजारीबाग पठार है, और नीचे जो है वह यहाँ पे कौन पठार है? तो वह आपका दोस्तों रांची पठार है। तो ये आपका हजारीबाग पठार और रांची पठार को कौन नदी जो है अलग करती है, दो भागों में बांट दी है? तो यह नदी का नाम है, उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो ध्यान देंगे इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लंबे समय तक आपको याद रहे दोस्तों, है ना। और कभी भी पढ़ने वक्त मैप वर्क जरूर करें। मैप वर्क अगर करेंगे तो आपका लंबे समय तक आपको याद रहेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का शैल समूह यानी चट्टान क्रम पाया जाता है ना। सर्वाधिक की बात किया है ना कि सर्वाधिक, ऐसे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है
आर्कियन सेल समूह, बेसाल्ट सेल समूह, कुडप्पा सेल समूह और धारवाड़ सेल समूह, है ना। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, पूछा गया सर्वाधिक किस सेल समूह पाया जाता है, तो ध्यान रखें सर्वाधिक कौन सा है, तो दोस्तों आपका आर्कियन है ना। कौन सा है, आर्कियन है। और सर्वाधिक कहने का मतलब जो है ये आर्कियन 90% है ना। कितना परसेंट, 90% झारखंड में आर्कियन सेल समूह ही पाया जाता है ना। ये ध्यान रखेंगे 90% को भी, है ना। और यही आर्कियन सेल समूह में आपका ग्रेनाइट चट्टान भी यहीं पर है ना। कौन सा चट्टान, तो ध्यान रखेंगे ग्रेनाइट चट्टान जो है वह किस सेल समूह में है, आर्कियन सेल समूह। और ये जो ग्रेनाइट जो है वह आपका नीस में जो बदलता है दोस्तों, और सिस्ट में, सिस्ट और निस्ट में आपका जो है वह आपका यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलता है, वह आपका आर्कियन क्रम के चट्टान में ही देखने को मिलता है ना। और ये बेसाल्ट सेल समूह, ये बेसाल्ट चट्टान के बारे में आपने पढ़ा था एक पॉइंट कि इस चट्टान बेसाल्ट के जो है वह नीचे से किसका, काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी जो है वह आपका कपास के लिए आपका जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, है ना। और काली मिट्टी में आपका धान और चना, है ना, कपास के अलावे अगर बोले तो धान और चना के लिए भी ये उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों। कौन सा, तो आपका ध्यान रखेंगे बेसाल्ट चट्टान से निर्मित जो आपकी काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी में धान और चना, लेकिन मुख्य रूप से बोला जाए तो आपका कपास है दोस्तों। और एक और पॉइंट यहां हम आपने बताया था, आपको बताया था मैंने कि काली मिट्टी में पानी पड़ने के बाद यह चिपचिपी हो जाती है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे धारवाड़ क्रम, तो धारवाड़ में भी मैंने आपको चर्चा किया है कि धारवाड़ में क्या है, तो यहाँ पर धात्विक खनिज है ना। कौन सा खनिज, तो धात्विक खनिज जो है वह किस क्रम के चट्टान में देखने को मिलता है, तो वह ध्यान देंगे दोस्तों धारवाड़ के क्रम में ही धात्विक खनिज देखने को मिलता है ना। चलिए इसके बाद इसका तो सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आर्कियन क्रम की चट्टान, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करने, सत्र बुलाने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। यहां पे जो बात है वो राज्य की बात है। राज्य में क्या होता है, वह राज्य विधानमंडल, जिस प्रकार केंद्र में संसद होता है उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल। तो जब संसद का सत्रावसान करने, सत्र बुलाने और यहां पर लोकसभा को वहां पर विघटित करने की बात आता है तो वहां राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार यहां राज्य की बात है, तो राज्य में कौन होंगे, तो हो जाएंगे आपका राज्यपाल। कौन होंगे, राज्यपाल। अगर केंद्र में संसद की बात होगा तो कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति। चाहे राष्ट्रपति जो यहां संसद खाली हो जाएगा और यहां पर जो विधानसभा की जगह क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, तब आंसर होगा राष्ट्रपति। और यहां पर विधानमंडल में हो जाएगा आपका राज्यपाल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मुख्यमंत्री के निधन, है ना, अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या अथवा त्यागपत्र देने पर, या मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे, तब कहता है कौन मुख्यमंत्री बनता है। क्या मंत्री परिषद का सबसे श्रेष्ठ सदस्य बनता है, क्या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है, क्या मंत्री परिषद अपने आप भंग हो जाती है, और क्या राज्यपाल तुरंत एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री का ही निधन हो जाए या त्यागपत्र दे दे तो ध्यान दें मंत्री परिषद जो है वह अपने आप क्या हो जाती है, भंग हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन, है ना, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 166, फिर दिया अनुच्छेद 167, अनुच्छेद आपका 170 और अनुच्छेद जो आपका 169। क्या बोला गया है, राज्य विधानसभा का गठन। तो आपका जो है राज्य विधानसभा का जो गठन है वह अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय में, और अगर बोला जाए सबसे पहले कि झारखंड उच्च न्यायालय का जो गठन है ना, तो झारखंड उच्च न्यायालय का गठन आप सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि झारखंड उच्च न्यायालय का गठन
कब हुआ था, है ना, कब हुआ था झारखंड उच्च न्यायालय का गठन। यहाँ पे बोला गया था कि आपका झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है, 10 है, 12 है, 21 है, 25 है। तो क्या होगा, अगर मुख्य आपका जो है मुख्य न्यायाधीश सहित बोला जाए तो यहाँ पर मुख्य टोटल कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों आपका 25 हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। तो चलिए आप कमेंट करके बताएं कि आपका जो है कब इसका झारखंड उच्च न्यायालय का गठन हुआ। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कब हुआ, वह हुआ आपका 2002 ईस्वी में, है ना। यहाँ ध्यान रखेंगे कब हुआ, 2002 में हुआ था दोस्तों, किसका, झारखंड उच्च न्यायालय। और झारखंड उच्च न्यायालय केवां न्यायालय है, तो ये आपका जो है वह आपका 21वां न्यायालय है दोस्तों। केवां न्यायालय है, 21वां न्यायालय है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है ना। किसके बारे में बोला, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है आपका राज्यपाल, सेकेंड है मुख्यमंत्री, थर्ड है शिक्षा मंत्री और डी है आपका कार्मिक मंत्रालय, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये आपका सही आंसर जो हो जाएगा वह होगा राज्यपाल, है ना। चलिए, और ये अभी आपको पता होगा कि अभी जो राज्यपाल हैं वह कौन है, तो अभी जो राज्यपाल हैं सीपी राधा कृष्णन, है ना। ये कैवें नंबर का राज्यपाल है, तो ये आपका 11वें नंबर का राज्यपाल है ना। और पहले नंबर का यानी झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन, तो वह है आपका प्रभात कुमार। कौन थे, तो ये आपका पहला राज्यपाल आपका थे प्रभात कुमार। अगर बोला जाए ऐसी कौन राज्यपाल है जो अपना कार्यकाल पूरा 5 साल पूरा किया हो, ऐसी कौन महिला राज्यपाल जिन्होंने झारखंड में अपने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, वह है आपका द्रौपदी मुर्मू। क्या है, द्रौपदी मुर्मू, है ना। इन्होंने आपका पूरा 5 साल का जो है वह कार्यकाल को पूरा किया था दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे राज्यपाल के बारे में था। नेक्स्ट यहाँ सही आपका जो आंसर होगा वह ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के बाद निम्न में से किसे नया अनुमंडल, है ना, नया अनुमंडल बनाया गया। जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद कहता है कि कौन नया अनुमंडल बनाया गया। क्या यहाँ पे देखिए हुसैनाबाद, छतरपुर, लातेहार, रंका, देवघर, नहीं, जो आपका था वह था आपका बुंडू, चांडिल बना, रंका बना, जगन्नाथपुर और महुआ टांड़। ये सारा झारखंड राज्य गठन होने के बाद ये आपका अनुमंडल बनाए गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन, है ना, 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया। उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि अगर यहाँ पे अगर राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए तो राष्ट्रपति शासन अभी तक झारखंड में कितनी बार लगाई गई है, 3 बार लगाई गई दोस्तों। कितनी बार, 3 बार। एक जो आपका फर्स्ट लगाया गया था वह आपका 2009 में, सेकेंड जो लगाया गया था 2010 में और तीसरी जो लगाया गया था वह 2013 में, है ना। ये 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगाया गया है। और यहाँ पर जो पूछा गया था पहला कब लगाया गया था, तो पहला जो 19 जनवरी 2009 ये दे दिया है, लेकिन पूछा गया कि उस समय राज्यपाल कौन थे, तो ये थे क्या, प्रभात कुमार, वेद प्रकाश मारवा, सैयद सिफ्ते रजी, आपका ये एम रामा जोयस, है ना। तो ध्यान देंगे इस समय जो था पहले जिस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय जो राज्यपाल थे कौन थे, सैयद सिफ्ते रजी दोस्तों। कौन थे, सैयद सिफ्ते रजी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, 3 बार राष्ट्रपति शासन 9, 10 और 2013 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश, कौन सी वंश की बात कर रहा है, सिंह वंश का प्रभुत्व था, है ना। क्या वो पंचेत था, क्या वो आपका सिंहभूम था, क्या वो रामगढ़ था, क्या वो आपका हजारीबाग था दोस्तों। तो आपने अगर यहाँ पे झारखंड में 4 क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ा था और 4 क्षेत्रीय राजवंश कौन कौन थे, तो फर्स्ट था आपका झारखंड का, हमने बताया था आपको, झारखंड का एक था आपका मुंडा राज, है ना। ये दूसरा जो था वह आपका कौन था, तो छोटा नागपुर का, है ना। तो छोटा नागपुर का कौन था, नागवंश, छोटा नागपुर का नागवंश था, है ना। ध्यान रखेंगे, तो नागवंश कहाँ था, तो ध्यान रखेंगे छोटा नागपुर में।
थर्ड जो था वह आपका था पलामू का, है ना, कहाँ, पलामू का रक्सेल वंश। कौन था, पलामू का रक्सेल, ये भी आता है। रक्सेल वंश कहाँ था, तो हो जाएगा आपका पलामू। और फोर्थ में जो था वह आपका सिंहभूम में, है ना, सिंहभूम में आपका कौन वंश था, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिंह वंश था। कौन वंश था, सिंह वंश था। कहाँ, सिंहभूम में। वही पूछा जा रहा है सिंह वंश का प्रभुत्व कहाँ था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सही वह आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इल्तुतमिश और बलवन, है ना, ये ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश और बलवन। तो ये इल्तुतमिश और बलवन के शासन काल में, शासक नहीं होगा, ये शासन काल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था, तो यहाँ शासक हो जाएगा, है ना। तो इल्तुतमिश एवं बलवन के शासन काल में छोटा नागपुर क्षेत्र का शासक कौन था, तो ये जो इल्तुतमिश एवं बलवन जो है वह कब का शासक था, तो ये आपका जो है वह गुलाम वंश का, यानी दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया, और वो 5 वंशों में एक था, वह था कौन वंश, वह था आपका गुलाम वंश, है ना। कौन था, गुलाम वंश। और गुलाम वंश से ही संबंधित है वह आपका कौन, तो वह आपका इल्तुतमिश एवं बलवन, है ना। तो कहता है इसके शासन काल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था, क्या वो लक्ष्मण कर्ण था, हेमंत कर्ण था, हरि कर्ण था और प्रताप कर्ण था। तो इसमें इसका जो सही है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, हरि कर्ण। किसके समय में, इल्तुतमिश एवं बलवन के समय में। नेक्स्ट कहता है शाहजहां ने, है ना, शाहजहां, ये जान रहे शाहजहां के बारे में, ने किस चेरो राजा को 1000 मनसब, कितना, 1000 मनसब प्रदान किया था। तो ध्यान रखेंगे 1000 मनसब किस चेर राजा को शाहजहां ने प्रदान किया था, क्या वो आपका सहबल राय, ये सेकेंड दुर्जन साल, तीसरा प्रताप राय और चौथा आपका अनंत राय। तो ये तो आप जान रहे दुर्जन साल तो होगा ही नहीं, दुर्जन साल चूंकि किसके समय में था, तो ये था आपका जहांगीर के समय में। और मैंने आपको याद कराया था कि जब भी कोई दुर्जन में साल में साल है और यहाँ पे गिर है, साल जब भी आप ओढ़ते हैं तो कभी ना कभी गिरता है। इस प्रकार से मैंने आपको याद कराया था और बताया था कि अगर आप उस सारा ट्रिक को याद रखते तो ऑप्शन छांटने में काम आएगा। तो ध्यान रखेंगे दुर्जन साल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मुगल वंश शासक था शाहजहां और मुगल वंश शासक है जहांगीर, तो शाहजहां के समय में दुर्जन साल तो होगा नहीं। तो ध्यान, क्योंकि वो जहांगीर के समय में है, तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह कौन है, वह आपका प्रताप राय, है ना। किसके समय, शाहजहां के समय में 1000 मनसब, है ना, कि का प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट कहता है किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ, है ना। तो पहली बार ऐसे अगर बोला जाए कि अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश अगर किस क्षेत्र में हुआ तो वह कहाँ हुआ था, तो ध्यान देंगे दोस्तों वो आपका सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, है ना। सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ किस क्षेत्र में प्रवेश किया था झारखंड में, तो वह आपका सिंहभूम क्षेत्र में किया था। लेकिन यहाँ स्पष्ट पूछा है नागवंशी शासक के शासनकाल में, है ना, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था। ये ऑप्शन है दर्पनाथ शाह, सेकेंड गोपाल शाह, थर्ड अनंत शाह और फोर्थ है जगन्नाथ शाह। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा दर्पनाथ शाह। अगर नागवंशी शासक के बारे में बोलेंगे तो दर्पनाथ शाह हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कहता है भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था, कौन सी विद्रोह की बात कर रहा है, तो ये आपका भूमिज विद्रोह की बात कर रहा है। कहता किसने, अंग्रेजों ने क्या कहा था, क्या उसने राम नारायण का हंगामा कहा था, गंगा नारायण का हंगामा कहा था, जगत नारायण का हंगामा कहा था, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों ये भूमिज विद्रोह जो है वह कब हुआ था, तो भूमिज विद्रोह जो है वह 1832-33 में हुआ था। ये 1832-33 में कौन विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह का नाम है भूमिज विद्रोह, है ना। आप कमेंट करके बताइए इससे जस्ट 1 साल पहले
1831 1832 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो जैसा कि आप सबों को पता है कि 1831-32 में जो विद्रोह हुआ है वह विद्रोह कौन सा था? तो वह विद्रोह था कोल विद्रोह। कौन विद्रोह था? कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह से जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत। किस विद्रोह से जुड़े थे? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। और भूमिज विद्रोह जस्ट एक साल बाद यानी 1832-33 में हुआ भूमिज विद्रोह। और इसके कौन थे नेतृत्वकर्ता? तो वह गंगा नारायण थे। कौन थे? गंगा नारायण, है ना। किस विद्रोह से संबंधित थे गंगा नारायण? तो वह थे आपका भूमिज विद्रोह से, है ना। तो भूमिज विद्रोह से, तो जब भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे तो क्या कहा जाएगा? गंगा नारायण का हंगामा उसी को ना कहा जाएगा। तो इसलिए यहां जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? है ना। क्या बिरसा मुंडा का उद्देश्य नहीं था? क्या स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना था या नहीं? दिकुओं को भगाना था या नहीं? राज्य की स्थापना था या नहीं? लगान नहीं देना था या नहीं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या इसमें से कौन जो है वह मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो उद्देश्य नहीं था तो मुंडा राज तो था करना, दिकुओं को भगाना तो प्रमुख उद्देश्यों में से एक था, राज्य की स्थापना था, लेकिन लगान नहीं देना ये उसका प्रमुख उद्देश्य में नहीं था और नहीं ही पूछा गया है। इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। नेक्स्ट कहता है रांची के निकट, कहां? रांची के निकट टैगोर हिल, है ना। टैगोर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दी गई थी? है ना। रांची के टैगोर हिल में किसे फांसी? फर्स्ट ऑप्शन है उमराव सिंह शेख भिखारी, सेकेंड ऑप्शन है पांडे गणपत राय विश्वनाथ सहदेव, थर्ड है नीलांबर पीतांबर और डी है नादर अली कुर्बान अली, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया रांची के निकट टैगोर हिल पर किन्हें फांसी दिया गया था? तो वह व्यक्ति का नाम है वह है आपका उमराव सिंह और शेख भिखारी दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कहता भारत के कुल खनिज संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उपलब्ध है? ये तो आप सभी जानते होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान भी है, लेकिन एग्जामिनेशन में उतना ही बार रिपीट किया गया है दोस्तों। क्या आपका 38%, 45%, 40% या फिर आपका 50%? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे कुल खनिज संसाधन का 40% जो है वह सिर्फ और सिर्फ मेरा झारखंड में उपलब्ध है। उसके बाद भी मेरा जो है वह झारखंड गरीब है दोस्तों, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार, किसके अनुसार? भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? आप बताइए। यहाँ टोटल प्रकार पूछा गया है, क्या वो 58 है या 50 है या 40 है या फिर आपका 30 है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल 58 प्रकार के, कितने प्रकार के? 58 प्रकार के खनिज हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि झारखंड में 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और कुल खनिज संसाधन का 40% सिर्फ और सिर्फ मेरा झारखंड में होता है। उसके बाद भी मेरा झारखंड राज्य इतना पिछड़ा है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, कहां पे? पश्चिमी सिंहभूम स्थित नौवा मुंडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नौवा मुंडी, है ना, किस खनिज के संकेंद्रण हेतु प्रसिद्ध है? जैसा कि यह भी क्वेश्चन आया है कि नौवा मुंडी कहां है, तो ध्यान रखेंगे नौवा मुंडी कहां है? पश्चिमी सिंहभूम में है। अब ये जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएं, क्या ये मैग्नीज के लिए है, क्या ये क्रोमाइट के लिए है, क्या ये लोएस के लिए है, क्या ये यूरेनियम के लिए? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों नौवा मुंडी जो खान है वह लोएस के लिए सबसे प्रसिद्ध खान है दोस्तों। और ये जो आपका बात करेंगे ये क्रोमाइट के और मैग्नीज के बारे में, तो ये भी, और ये लोएस के जो है नौवा मुंडी, ये तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है? तो ये आपका ध्यान रखेंगे ये आपका जो है वह पश्चिमी सिंहभूम में है ना। तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में
कौन? लौह अयस्क के लिए पश्चिमी सिंहभूम, उसमें कौन सा है? तो नौवां मुंडी है। और ये मैग्नीज और क्रोमाइट के लिए भी है, ये भी आपका पश्चिमी सिंहभूम है दोस्तों। और ये पश्चिमी सिंहभूम में जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि क्रोमाइट के लिए कौन सा आपका फेमस है, इससे पहले हम वीडियो मैंने बताया था, आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर आपका क्या होगा। और यूरेनियम के लिए जैसा कि आप सबों को पता होगा जादूगोड़ा है ना, जादूगोड़ा जो है वह किसके लिए है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा है ना, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन के बाद, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग में अभी परिवर्तन किया गया है दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखेंगे, झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन के बाद झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है ना, ये जानना है दोस्तों। क्योंकि अभी तक क्या इसका फर्स्ट आंसर एनएच आपका नेशनल हाईवे 33 होगा, नेशनल हाईवे 20 होगा, नेशनल हाईवे 38 होगा। आप इसका कमेंट करके जल्द बताएं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। अभी इसमें अधिकांश स्टूडेंट जो है वह गलत करेंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे ये राष्ट्रीय राजमार्ग परिवर्तन से पहले जो आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था वह था आपका NH 33 दोस्तों। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग परिवर्तन के बाद जो हो गया है वह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हो गया है, तो ध्यान रखेंगे यहां पे जो सबसे लंबा हो गया है वह कौन सा है? तो वो ध्यान रखेंगे NH 20 हो गया है दोस्तों। कौन सा? NH 20। और ये कितने जिलों से? तो ध्यान रखेंगे ये नेशनल 33 भी जो है नेशनल हाईवे 33 ये भी 6 जिलों से होकर गुजर रहा था। और ये जो नया है NH 20 ये भी दोस्तों 6 जिले से ही होकर गुजर रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे अब जो हो गया NH 33 ना होकर के अब क्या हो जाएगा? NH 20 हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता झारखंड राज्य की प्रथम अंतरजातीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे कौन सी खिलाड़ी की बात कर रहा है? हॉकी खिलाड़ी की बात कर रहा है। तो क्या वो आश्रिता लकड़ा, सावित्री पूर्ति, सीमा मुंडा या लक्ष्मी सिंह, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे कहां पर? प्रथम अंतरराष्ट्रीय आदिवासी महिला, ये भी ध्यान रखेंगे। और किस खेल से? हॉकी खेल से संबंधित, है ना। तो वह व्यक्ति कौन थे? वह है आपका सावित्री पूर्ति, है ना। कौन है? तो यहां से भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है? तो वह हो जाएगा आपका कौन सा खेल? वह हो जाएगा दोस्तों हॉकी खेल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है ना। क्या बोला? सही सुमेलित नहीं है। क्या दिया है? इस फर्स्ट ऑप्शन है इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, क्या अवरक नगरी कोडरमा को कहा जाता है, क्या कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है, क्या खेल नगरी रांची को कहा जाता है? जल्द कमेंट करके बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इस्पात नगरी जमशेदपुर सही है, या अवरक नगरी भी कोडरमा, कोयला नगरी धनबाद, खेल नगरी दोस्तों रांची नहीं है। यहां पर जो खेल नगरी हम लोग जानते हैं वह खेल नगरी किसे? तो जमशेदपुर को जानते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे खेल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जमशेदपुर को कई अन्य नामों से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से या टाटा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है ना। किसे? तो जमशेदपुर को, है ना। इसे यहाँ पे खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे आपका ये जो है ये जमशेदपुर को इस प्रकार देख रहे होंगे कि कई अन्य नगरी के नाम से आपका जमशेदपुर को जाना जाता है दोस्तों। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कहता निम्न व्यक्तियों के उनके उपनाम को सम्मिलित करें, है ना। एक क्वेश्चन जनरली उपनाम से भी पूछ दिया जाता है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि जो मेरा सेट में हर से लिया गया क्वेश्चन दोस्तों सभी टॉपिक से, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, आपका इकोनॉमिक्स से, कला संस्कृति से, मिसलेनियस से, सभी से मेरा प्रश्न लिया गया है कि ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके दोस्तों। तो यहां देखिए एक साइड आपका उपनाम दिया है और एक साइड आपका व्यक्ति का नाम है। चलें आप लोग मैच करें। क्या आपका दिसोम किसे बोला जाता है? तो दिसोम तो आप सभी जानते होंगे कि वो कोई नहीं, शिबू सोरेन, है ना। कौन है? शिबू सोरेन आपका दिसोम के नाम से
छोटा नागपुर केसरी, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि छोटा नागपुर केसरी के नाम या छोटा नागपुर केसरी किनका उपनाम है, तो वह कौन है, वह आपका राम नारायण सिंह। कौन है दोस्तों, राम नारायण सिंह। उसके बाद आदि विद्रोही, ये भी एग्जाम में आया है, आदि विद्रोही किसे किनका उपनाम है, तो ये है आपका तिलका मांझी, है ना, के कौन से हैं, तिलका मांझी। और नेक्स्ट है हरी बाबा दुक्का हो, ये भी सही, यानी ये टोटल मैच था दोस्तों, यानी ये आपका 1 2 3 4, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के निम्न खिलाड़ियों को संबंधित खेल से मिलान करें, है ना, खेल खिलाड़ी से है क्वेश्चन दोस्तों, और यहां से भी खास करके जो आदिवासी खिलाड़ी हैं उन लोग वहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताएं यहां पे मैच करें कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। क्या सुमराय टेटे, फर्स्ट में कौन दिया है, सुमराय टेटे, है ना, तो सुमराय टेटे जो है वह किस खेल से, क्रिकेट, शतरंज, तीरंदाजी, हॉकी, तो ध्यान देंगे सुमराय टेटे जो है वह कौन सा है, तो वह आपका हॉकी से संबंधित है दोस्तों। और दीपिका कुमारी को तो आप सभी जानते होंगे, वह है आपका किससे, तो सॉरी तीरंदाजी से है। ये किससे है दोस्तों, तो ये आपका जो है वह है किससे, तीरंदाजी से, है ना, तो कौन, दीपिका कुमारी किससे आपका हो जाएगा, सॉरी। तो फर्स्ट चले फिर से हम लोग देख लेते हैं, तो ये जो सुमराय टेटे है वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका हॉकी, है ना। सेकेंड में जो दीपिका कुमारी है वह आपका किससे है, तीरंदाजी से। दीपसेन जो गुप्ता है वह है दोस्तों आपका शतरंज से, और सौरभ तिवारी जो है ये है दोस्तों आपका क्रिकेट से, है ना, किससे है, क्रिकेट से। तो ध्यान देंगे सुमराय टेटे हॉकी, आपका दीपिका कुमारी तीरंदाजी, और दीपसेन गुप्ता आपका शतरंज, और सौरभ तिवारी आपका क्रिकेट, यानी फर्स्ट का हो जाएगा 4 नंबर, सेकेंड का आपका 3, तो आपका देखिए 4 और 3 दो ऑप्शन में है। थर्ड में जाइए, थर्ड का आपका है 2, तो 2 है डी नंबर में, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना, कौन सा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी, है ना, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। रांची विश्वविद्यालय, और रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1960 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1960 में रांची विश्वविद्यालय, और वह किससे अलग होकर के, तो वो ध्यान देंगे बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो यहां जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान, कौन सा, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है कि स्थापना वर्ष 1945 में, है ना, स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी। तो यहां से दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। एक केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो है कि स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1945 में हुई थी। और केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो है वह कहां पर हुई थी स्थापना, तो ध्यान रखेंगे वह आपका धनबाद में हुई थी दोस्तों। कहां हुई थी, धनबाद में हुई थी। तो इस प्रकार से आज जो है आज आपका टोटल क्वेश्चन 40 कंप्लीट होता है। अगर यदि आप सबों को अगर आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि यह सेशन आपको कैसा लगा। और अगर बार बार मैं बोल रहा हूं अगर कहीं सुधार की भी जरूरत है तो जरूर आप कमेंट करके बताएं। और यदि अभी तक हमारे वीडियो को अगर जो भी आप देख रहे हैं लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें दोस्तों। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।